ये वीडियो रेलवे सम्मान विज्ञान पेज नंबर 4 का है। ये चौथा पेज चल रहा है। तो जिस तरीके से पहले वीडियो में हमने प्रैक्टिस किया, आज हम लोग पेज नंबर 4 प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा क्वेश्चन रिवाइज करने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको रिवाइज करें अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो अब आज क्या है कि वीडियो को मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम करके करेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। चलो, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो चलो, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब इस्पात जैसी धातुओं की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है, यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है, यह प्लास्टिक हो जाता है। ध्यान रखना, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो कैसा हो जाता है, ये प्लास्टिक जैसा हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग, कैसा हो जाता है, तो प्लास्टिक जैसा हो जाता है। जब क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह कैसा हो जाता है, यह प्लास्टिक जैसा हो जाता है। ये आपका आंसर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, कैसा होता है, तो 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह वस्तु विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यानी क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, कैसा होता है, तो 0 होता है। ध्यान से समझिएगा, कैसा होता है, 0 होता है। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होता है, तो वो 0 होता है, याद रखना। चलिए आगे हो गया। आगे का क्वेश्चन है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण में, एक सेकेंड, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ... पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो कैसा, तो ऊर्ध्वाधर। कैसा, ऊर्ध्वाधर। ध्यान रखना है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो सीधा आगे बढ़ता हूँ। तो स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। यानी डैश की जगह आपको भरना कैसा, तो ऊर्ध्वाधर पर। ठीक है, कैसा हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पर। अब आंसर ये है। ठीक है, आपको यहाँ ये वाला भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली जगह पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो खाली जगह के क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा आंसर। आगे होता है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ... पश्च है, क्या, कितना, ठीक 90 डिग्री द्वारा। ठीक है, तो ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है, ये आपको जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ... यानी ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पश्च है। डैश का मतलब खाली जगह, तो कितना आंसर होगा, ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, तो सफ़ेद फिल्टर से। कैसे होकर, ठीक है, सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। किसको चलाया जाता है, तो श्वेत प्रकाश को। ठीक है ना, सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। ठीक है, ये इसको याद रखना कि पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है क्या, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। ध्यान रखना, क्या बोला कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा आंसर, पीयूष ग्रंथि। एक बार फिर से क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि
कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा आंसर? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। एक बार फिर से सवाल है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि हो गया। ठीक है, आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। रिवीजन करते जाइए आप लोग। ठीक है, एग्जाम सारे नज़दीक आ रहे हैं। अगला, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का याद रखना। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है किसका? प्रधानता होता है तो इसका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ध्यान रखना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है किसका? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ध्यान रखिएगा ये चीज़ है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। एक बार फिर से क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं किसका होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ये जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको कि क्या बोला जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल। रेडियो तरंग को परावर्तित करने वाला मंडल कौन सा मंडल? जो पृथ्वी के ऊपर 5 परत है ना, उसमें से एक आयन मंडल भी है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, ओजोन मंडल। तो इसी को आयन मंडल कहते हैं, ओजोन मंडल को। तो वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है क्या? प्रकाश का अपवर्तन यानी बोला कि इसका मतलब क्या हुआ? कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, ये है प्रकाश के अपवर्तन का मतलब हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। प्रकाश का अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। समझ में आई बात? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका हो गया जवाब। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। कौन रंग है? तो बैगनी। याद रखना है, आंसर क्या है? बैगनी। ये वाला जवाब हो गया आपका। ठीक है, क्या है? एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? ठीक है, तो बैगनी का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, लाल आप दूर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का क्या होता है? कम होता है। याद रखना। अब आगे बोला कि सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सबको दे सकता है, दान कर सकता है? तो ये ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, जिसका ओ होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? सबको दे सकता है। ध्यान रखना आपको, क्या? जिसका ओ ब्लड ग्रुप वो सबको दान कर सकता है। ठीक है, सब ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदाता इसीलिए बोला गया। तो सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है? तो ओ। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी आया था। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, क्या मापता है? तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापता है। ध्यान रखना, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, क्या मापता है? तो रक्तचाप मापता है यानी ब्लड प्रेशर मापता है। ध्यान रखना है, जो डॉक्टर लोग लगा के रखता है ना ब्लड प्रेशर मापने के लिए, एक डब्बा में लंबा सा रहता है, उससे में बलून जैसा रहता है, ट्यूब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही है स्फिग्मोमैनोमीटर। उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मापता है। अभी तो डिजिटल आ गया। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर मापते हैं। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की
इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? आंसर होगा क्या? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर किसका? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो अल्फ्रेड नोबेल। यानी सीधा सीधा आपको याद रख लेना है कि ये जो व्यक्ति है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने ये डायनामाइट का आविष्कार किया था। इतना अभी फ़िलहाल याद रखिए, ठीक है। और ये क्या थे? कहाँ के? स्विस के थे, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के। स्वीडिश इसीलिए बोला गया। रसायनज्ञ थे, ठीक है, ठीक है। रसायन विज्ञान के क्या थे? ये साइंटिस्ट थे। और साथ में क्या थे? ये अभियंता यानी इंजीनियर भी थे। और साथ में क्या थे? उद्योगपति यानी बिजनेसमैन भी थे। ये डायनामाइट के आविष्कारक जो थे ना, ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार कौन किया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था, ठीक है। कैसा क्या था? ये साइंटिस्ट था, कि रसायन विज्ञान का इंजीनियर भी था और एक बिजनेसमैन भी था और स्वीडिश था, ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन। एक बार फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, क्या है? तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। आगे है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। बीसीजी किसके लिए लगता है? तो किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा यानी टीबी रोग, ठीक है। किसके लिए? तो टीबी रोग के लिए, याद रखना। टीबी के लिए क्या लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी का लगता है। टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी का लगता है। तो बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? तो टीबी का, ठीक है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए लगता है? तो टीबी के लिए। ध्यान रखना आपको, टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यक्ष्मा यानी टीबी का, सॉरी बीसीजी का, ठीक है। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया नीचे पेज। आगे हम लोग ऊपर जाएंगे। चलिए अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं। चलो इतना सही है। क्वेश्चन है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो रेड कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जॉन नेपियर। ध्यान रखना है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने की। ध्यान रखना है, जॉन नेपियर ने। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? ठीक है, तो ये जॉन नेपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जॉन नेपियर। एक बार फिर से क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो हो जाएगा आंसर क्या? जॉन नेपियर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूलर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूलर ने। हेनरी बेक्यूलर ने रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूलर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूलर ने की। ठीक है, याद रखना आपको कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेक्यूलर ने। हेनरी बेक्यूलर ने किसकी खोज की? तो रेडियोधर्मिता की। ठीक है, याद रखना है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेक्यूलर ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। मतलब कि कौन है विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलेंगे आप? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध इसका नहीं है। ठीक है, याद रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है। कौन सा एसिड? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। यदि याद रखना, कौन सा विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो वो हो जाएगा क्या?
स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये भी ध्यान रखना, दिन के समय जो है, ठीक है, क्या होता है कि पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, छोड़ता है। ये याद रखना है। लेकिन रात में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है रात में, ठीक है, रात में क्या हो जाता है, उल्टा। रात में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। रात में क्या हो जाता है, उल्टा। कैसे हो जाता है कि दिन के समय जो पौधा होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात में क्या हो जाता है, रात में ये ऑक्सीजन क्या करता है, लेता है और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए हम रात को क्या होता है, पेड़ के नीचे नहीं सोते। एक ही पेड़ है, एक ही ऐसा पेड़ है जिसके नीचे हम लोग सो सकते हैं, वो है पीपल। पीपल दिन और रात दोनों में क्या है, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन ही छोड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिन के समय पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात के समय क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सोल्डर यानी टाँका जो होता है, जिससे हम सोल्डिंग वगैरह करते हैं ना, मशीन वगैरह की, ठीक है, वो किस चीज़ का मिश्र धातु होता है, किस चीज़ से बना होता है, तो टीना और सीसा का बना होता है। याद रखना है आपको, टीना और सीसा। सोल्डर यानी टाँका जो होता है वो किसका बना होता है, तो टीना एवं सीसा का। सोल्डर यानी टाँका मिश्र धातु किसका बना होता है, तो टीना तथा सीसा का बना होता है। याद रखना, टीना और सीसा। एक बार फिर से, सोल्डर यानी टाँका मिश्र धातु है किसका, तो टीना और सीसा का, ठीक है। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। तो पानी का क्वथनांक बढ़ने से प्रेशर कुकर में खाना क्या हो जाता है, जल्दी बन जाता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, ठीक है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए बन जाता है, ठीक है। याद रखना, पानी का क्वथनांक कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण। अगला है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडोन हो गया। क्या हो गया, रेडोन। याद रखना है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, रेडोन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो वो गैस हो जाएगा कौन, रेडोन। ध्यान रखना, ये अक्रिय गैस है, ठीक है, तो अक्रिय गैस में क्या हो गया, रेडोन हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो रेडोन। अगला, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक वैज्ञानिक किरणों से, परावैज्ञानिक किरणों से क्या होता है, बचाता है। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन 3 पिछले वाले वीडियो में भी था, अभी भी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, समझिए कि आगे भी आपको पूछ ही सकता है। तो ध्यान रखना है इसको कि परावैज्ञानिक किरण से हमें बचाता है कौन सा मंडल, तो आयन मंडल यानी ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल में होता है, ये ध्यान रखना है, ये वाला। समझ में आ गई बात। तो ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि ये उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैज्ञानिक किरणों से बचाती है। यानी सूर्य से डायरेक्ट अगर हम लोग प्रकाश पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या होगा कि मर जाएंगे तुरंत, पेड़ पौधे सभी लोग, सभी जीव जंतु मर जाएंगे, क्योंकि परावैज्ञानिक किरण रहेंगे और इससे बहुत सारी बीमारियां तुरंत हो जाएगी, ठीक है। तो ये परावैज्ञानिक किरण को रोकने के लिए वायुमंडल के ऊपर एक मंडल है जिसका नाम है आयन मंडल। उसमें जो रहते हैं ओजोन का गैस का परत रहता है, तो वो परत क्या करता है, परावैज्ञानिक किरण को परावर्तित उधर ही कर देता है, ठीक है, बचा लेता है हम लोग को। तो याद रखना कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैज्ञानिक किरण से क्या करता है, बचाती है, ठीक है। याद रखना। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि आंसर है यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैज्ञानिक किरणों से बचाती है। आगे, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, तो लाल अस्थि मज्जा द्वारा। एक कल क्वेश्चन था जो याद आ गया, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं किसमें बनता है, तो अस्थि मज्जा में, ठीक है, ऐसा करके था।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना, रुधिर मतलब खून होता है, किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा में। याद रखना है, अस्थि मज्जा में। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा। ये हो गया क्वेश्चन याद रखना है इसको, अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? उनका जो मार्गदर्शन रहता है, याद रखना ये है आंसर, क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंग, उनके द्वारा कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? चमगादड़ के द्वारा कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? तो पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, पराश्रम तरंगों से ही उनका मार्गदर्शन होता है। तो ऑप्शन ये रहेगा, तो आपको ये मानना है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे। अगला है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। क्वेश्चन फिर से है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो कौन सी पेशी हो जाएगा? आरेखित पेशी। एक बार फिर से, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। एक बार फिर से, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी। अगला, सस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा। कोई भी इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है, बुढ़ापा नहीं तो रुक जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस दवा को नहीं लेना है आपको। कौन सी दवा को? ये सस्टेरिन को, नहीं तो बुढ़ापा रुक जाएगा। ठीक है, तो सस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ये काम देगा भी, लेकिन लेना नहीं है। सस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन है? सस्टेरिन है। ठीक है, याद रखना है, सस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है। वो जो जिसे देखते हैं ना, ऐसा धूप में रखते हैं और कागज़ जला देते हैं। ठीक है, तो उसको सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, याद रखना, ऐसे भी जो हम लोग देखते हैं ना, छोटा अक्षर को जब रहता है तो बड़ा करके देखते हैं, तो वो उत्तल लेंस से ही किया जाता है। उससे क्या होगा कि कागज़ का टुकड़े को आपने जला सकते हैं संकेंद्रित करके सूर्य के प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या? विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो क्या बदलता है? विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। याद रखना आपको ये। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। आगे क्वेश्चन, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? यानी क्वेश्चन फिर से, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो वो है विटामिन। क्या होगा? विटामिन होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो कौन होता है? विटामिन होता है। क्या होता है?
विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन होता है। ठीक है, याद रखना आपको क्या? विटामिन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऊपर में एक रो और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, स्पीडी समान विज्ञान का। ठीक है, हम लोग विज्ञान साइंस लेके चल रहे हैं अभी। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, किस में रिकॉर्ड की जाती है? तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप, ये सिस्मोग्राफ जो है ना भूकंप मापी है मशीन है। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किस में? सिस्मोग्राफ पर। याद रखिएगा, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किस पर? सिस्मोग्राफ पर। याद रखना क्या? भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किस पर? तो सिस्मोग्राफ पर। ध्यान रखना है, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किस पर की जाती है? सिस्मोग्राफ पर की जाती है। याद रखना है, सिस्मोग्राफ पर भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किस पर? तो सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो जब आप प्रदूषित जल पीजिएगा ना, है ना, तो टाइफाइड आपको हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसीलिए हमें प्रदूषित जल नहीं पीना चाहिए। तो बोला गया सवाल क्या है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये याद रखना कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्या? टाइफाइड का। ठीक है, तो इसको एकदम आराम से समझ लेना और गंदा पानी नहीं पीना है। ठीक है, टंकी वाला पानी पीने से ना अक्सर टाइफाइड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ठीक है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ध्यान रखना है आपको। बोला कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो 5 परत है ना। तो सबसे जो नीचे वाला परत है, ठीक है, सबसे जो नीचे वाला जो परत है ना, ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। अच्छा, अभी इतना डिस्कस नहीं करें, लंबा चला जाएगा, नहीं तो ऐसे भी वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद होता है मध्य मंडल। ठीक है, फिर आयन मंडल होता है। ठीक है, और फिर बहिर्मंडल होता है। 5 मंडल है। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे इस पर भी। ठीक है, सेपरेट वीडियो इसमें बनाएंगे तो उसके बाद करेंगे उसको। तो क्या है कि ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं उसको, या क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी सबसे नीचे वाला जो परत है ना, 5 परतों में जो सबसे नीचे वाला परत है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। जितना भी घटना घटेगा, हवा चलेगा, ठीक है, वर्षा होगा, सब इसी मंडल में होगा आपका। समझ में आया? इसीलिए मौसम वगैरह चेंज होगा इसी मंडल में होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसी मंडल में होगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं जो होती है किस में होती है? किस मंडल में? मौसमी घटनाएं, जलवायु परिवर्तन, इसमें किस में होती है? तो ये ट्रोपोस्फेयर यानी आपको क्षोभ मंडल में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली यानी डीप नीला वस्तु कैसा दिखाई देगा? तो वो ब्राउन कलर का। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीला रोशनी है लेकिन गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी उसमें? ठीक है, तो भूरी दिखाई देगी, है कि नहीं? जैसे मान लो कोई नीला वस्तु रखा हुआ, आपने पीला टॉर्च मारे उस पर पीला कलर का, तो वो वस्तु जो है ना, क्या नीला नहीं दिखाई देगा आपको? कैसा दिखाई देगा? भूरा दिखाई देगा। समझ में आया क्वेश्चन कि पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वो भूरी दिखाई देगी, है ना। आगे, कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। तो बच्चा ही बताएगा, लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड होता है।
ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो कितने देर में, तो 8 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है। आपको याद रखना है कि लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बोला चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज दोनों। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक तो गतिज भी लगेगा, दूसरा स्थितिज भी, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है, गतिज हो गया, और दूसरा वो क्या है, स्थित है उसमें। ठीक है, यानी वो शांत है, वो तो बैठा है उस पर, तो गाड़ी चलेगी लेकिन वो नहीं, तो दोनों ऊर्जा हो गया ना, तो स्थितिज भी और गतिज भी। ठीक है, तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज एवं स्थितिज दोनों। याद रखना, गतिज एवं स्थितिज दोनों होगा। याद रखिएगा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी, तो गतिज एवं स्थितिज। याद रखिएगा, क्या चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, तो होगी गतिज एवं स्थितिज। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सिरोसिस। ठीक है, अल्कोहल से जो आदमी मर जाता है ना, तो कौन सी बीमारी हो जाती है उसको, सिरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, सिरोसिस। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सिरोसिस। एक बार फिर से, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिरोसिस। जो ज़्यादा दारू शराब पीता है उसको सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस। अगला, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। ठीक है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता है। ठीक है, आंत। अब ये जो टाइफाइड होता है किसके कारण, तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे, तो वो गंदा जल के कारण। ठीक है, यानी प्रदूषित जल अगर पीते हैं तो क्या हो जाएगा हमें, टाइफाइड। तो टाइफाइड होगा तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो आंत होगा। ध्यान रखना है आपको, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता। ठीक है, तो टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता है। और एक क्वेश्चन इसी में क्या हो जाएगा कि टाइफाइड होता है कैसे फैलता है, तो प्रदूषित जल पीने से। ठीक है, आगे हो गया ये खत्म। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है। ये देखो क्वेश्चन फिर आ गया, पहले भी हम लोग ये देखे थे। द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी जो एलपीजी हम लोग का होता है, ठीक है, घर में जो खाना बनाते हैं, तो उसमें जो कौन कौन से गैस होते हैं मुख्य रूप से, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होते हैं। याद रखना, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। याद रखना क्या, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला, बिना शल्क वाली मछली कौन सी होती है। ये फिर से आ गया क्वेश्चन, पिछले वीडियो में भी आया था ये। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बहुत सारे, तो आपको याद रखना है, ऐसे ही सेट रिपीट करता है। ठीक है, आरआरबी भोपाल 21/11/1999 में तो पहले तो हल्का हल्का ही क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन का लेवल तो अभी बढ़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछ देगा, पता नहीं, हो सकता है पिछला वाला रिपीट करे। ठीक है, तो बिना शल्क वाली मछली कौन सी होती है, कैटफिश। याद रखना है, बिना शल्क वाली मछली कौन सी है, तो कैटफिश है। याद रखना है क्या, बिना शल्क वाली मछली कौन सी है, तो कैटफिश है। ठीक है, ये मेरा जवाब हो गया। ठीक है, बिना शल्क वाली मछली कौन सी है, तो कैटफिश है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, कहाँ, ध्वनि का वेग जो होता है न्यूनतम स्तर पर होता है, वो कहाँ होता है, वायु में। वायु में कैसा होता है ध्वनि वेग, तो न्यूनतम स्तर पर होता है। तो याद रखना है, न्यूनतम स्तर होता है ध्वनि वेग का कहाँ, तो वायु में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, कहाँ होती है, तो वायु में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्यान रखना है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल, यानी जो बैटरी रहता है ना हमारा सेल, घड़ी वगैरह में लगाते हैं, पहले रेडियो आता था तो उसमें हम लोग लगाते थे वो सेल बड़ा वाला निप्पो का। ठीक है, अभी भी आता है निप्पो का बैटरी, तो वो सेल लगाते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, वो रूपांतरित करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन रूपांतरित करता है,
तो विद्युत सेल करता है। ठीक है, याद रखना है, विद्युत सेल करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और भी कई प्रकार के सेल होते हैं, खाली निप्पो ही नहीं होता है, काफ़ी होता है। आगे, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है थीन। क्या होता है? थीन होता है, याद रखना है। कॉफ़ी वाला तो जवाब दे दिया कि कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक, याद रखना है, ये देखो ये सवाल ही है, इसको याद रखना है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, उत्तेजक होता है, एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला, ठीक है, क्या होता है वो? कॉफ़ी में कैफीन, याद रखना, कॉफ़ी से याद रखना कैफीन। कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन। और चाय में क्या होता है? चाय में जो उत्तेजक होता है पदार्थ वो क्या होता है? वो होता है थीन। ध्यान रखना, चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन, ये दोनों उत्तेजक होता है, एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, जिससे देखते हैं नींद आने लगता है तो हम पीते हैं तो थोड़ा नींद खुल जाता है, इसीलिए उत्तेजक माना जाता है उसको। तो कॉफ़ी में क्या आपको समझना है? कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी में समझना है आपको कैफीन, और चाय में क्या समझना है आपको? थीन समझना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन बना के, कि कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? तो कैफीन। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो थीन होता है ना, याद रखना आपको, चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन। अगला, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? याद रखना, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। याद रखना, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ध्यान रखना है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक सोर्स प्रोग्राम है, क्या है? कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। ठीक है, तो ये क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम है, क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, यानी एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ठीक है, एक सोर्स प्रोग्राम, इसको समझना है, ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आपको ये समझना है सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आता है, ठीक है, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज रहता है, ठीक है, तो उसको मशीनी भाषा में जो कन्वर्ट करता है, कौन करता है? तो एक सोर्स प्रोग्राम करता है। ठीक है, यानी एक एप्लीकेशन होता है वो करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एप्लीकेशन जो सोर्स एप्लीकेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा। अगर आप कंप्यूटर सीखे होंगे थोड़ा बहुत तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि एक सोर्स प्रोग्राम है, क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन डन। ठीक है, अब ये पेज मेरा लगता है हो गया कंप्लीट। अब हमारा आएगा 5वां, तो 5वां पेज हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं पेज नंबर 5 में। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और एक बार फिर से आप देखेंगे तो सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा लगभग। ठीक है, अगर सारा भी नहीं होगा तो अगर मान लो इसमें 50 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं।